नमस्ते दोस्तों, क्या आप अपनी आने वाली फार्मेसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज के इस त्वरित रिवीजन मास्टर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट हूं और आज हम फार्मास्यूटिकल रेगुलेशन और ड्रग डेवलपमेंट के इस पूरे सफर को इतने आसान और मजेदार तरीके से समझेंगे कि आपको सब कुछ झट से याद हो जाएगा। हमें रट्टा नहीं मारना है, बल्कि कॉन्सेप्ट्स को समझना है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे विषय में गोता लगाते हैं। आज की हमारी रिवीजन चेकलिस्ट आपके सामने है। एक मॉलिक्यूल की खोज से लेकर उसे बाजार में सुरक्षित रखने वाले पेटेंट तक दवा के पूरे जीवन चक्र को समझना आपके एग्जाम्स के लिए बिल्कुल कोर टॉपिक है। हम इन 6 मुख्य खंडों से गुजरेंगे और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एग्जाम हॉल में आपको मेरी बताई हुई हर एक बात एकदम साफ साफ याद रहे। तो सबसे पहले आते हैं भाग 1 पर, BCS वर्गीकरण और उसकी मूल बातें, खासकर घुलनशीलता और पारगम्यता। परीक्षा के लिए जरा यहाँ ध्यान दें। देखिए, कोई भी दवा जो हम मुंह से लेते हैं वो हमारे शरीर में कितनी अच्छी तरह अवशोषित होगी, ये सिर्फ 2 चीज़ों पर निर्भर करता है, उसकी घुलनशीलता और उसकी पारगम्यता। इस टेबल को याद रखने की एक बहुत ही आसान सी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। क्लास 1 एकदम फर्स्ट क्लास है, यानी यहाँ दोनों चीज़ें उच्च या हाई हैं। क्लास 4 एकदम फेल है, यानी यहाँ सब कुछ निम्न या लो है। अब बचे क्लास 2 और 3। घुलनशीलता यानी सॉल्युबिलिटी पहले आती है और पारगम्यता यानी परमिएबिलिटी बाद में। क्लास 2 में पहली चीज लो है और दूसरी हाई। क्लास 3 में इसका बिल्कुल उल्टा है। उदाहरण के लिए पैरासिटामॉल क्लास 1 में आती है क्योंकि ये पेट में झट से घुलती है और आसानी से शरीर में चली जाती है ना आसान? अब आप सोच रहे होंगे कि इस वर्गीकरण का फायदा क्या है। सीधी सी बात है, उच्च घुलनशीलता और उच्च पारगम्यता के कारण क्लास 1 की दवाओं को हमारा शरीर सबसे आसानी से और सबसे ज्यादा सोख लेता है। इसके विपरीत क्लास 4 की दवाओं की बायो अवेलेबिलिटी यानी खून तक पहुंचने की दर बहुत ही खराब होती है। इस BCS सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे हमें जेनेरिक दवाओं के लिए इंसानों पर बार बार होने वाले अनावश्यक बायो इक्विवेलेंस परीक्षण नहीं करने पड़ते। जब हमें पहले से पता है कि दवा क्लास 1 की है और अच्छे से घुलेगी, तो इंसानों पर टेस्ट करके समय और पैसा क्यों बर्बाद करना। सही कहा ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, नई दवा का विकास। ये कोई रातों रात होने वाला काम नहीं है, बल्कि पूरे 10 से 15 साल की एक लंबी यात्रा है। एक नई दवा को बाजार तक पहुंचने के लिए इन 5 प्रमुख चरणों से गुजरना पड़ता है। पहला है ड्रग डिस्कवरी, जहां लैब में सही मॉलिक्यूल खोजा जाता है। दूसरा है प्री क्लिनिकल स्टडीज, और यहाँ एक बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, इंसानों पर परीक्षण करने से पहले जानवरों पर सुरक्षा और विषाक्तता यानी टॉक्सिसिटी का परीक्षण करना सबसे बड़ी अनिवार्यता है। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसके बाद आते हैं इंसानों पर होने वाले क्लिनिकल ट्रायल्स, फिर सरकारी मंजूरी का चरण और अंत में पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, जहां दवा के बाजार में आने के बाद भी उसके साइड इफेक्ट्स की लगातार निगरानी की जाती है। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही क्रिटिकल हिस्से पे, क्लिनिकल ट्रायल और नैतिकता। याद रखिए, विज्ञान अपनी जगह है, लेकिन इंसान की सुरक्षा सबसे ऊपर होती है। एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाने वाले कुछ टर्म्स फटाफट देख लेते हैं। हमारा पहला फ्लैश कार्ड है प्लेसीबो। प्लेसीबो असल में एक ऐसा पदार्थ है जिसमें कोई असली दवा नहीं होती, जैसे कि सिर्फ शक्कर की गोली। इसका इस्तेमाल क्लिनिकल ट्रायल्स में तुलना करने के लिए किया जाता है, ताकि हम ये साबित कर सके कि असली दवा सच में काम कर रही है या फिर मरीज सिर्फ मन की तसल्ली से ठीक हो रहा है। दूसरा टर्म है ब्लाइंडिंग। इसका सीधा सा मतलब है कि परीक्षण में भाग लेने वाले व्यक्ति को ये नहीं बताया जाता कि उसे असली दवा दी जा रही है या प्लेसीबो। कई बार तो डॉक्टर को भी नहीं पता होता। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ट्रायल के नतीजों में कोई भी बायस या पक्षपात ना आ सके। तीसरी और सबसे जरूरी चीज है सूचित सहमति, जिसे हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट भी कहते हैं। किसी भी इंसान पर ट्रायल शुरू करने से पहले उसे दवा के सारे फायदों और खतरों के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। इसके बाद वो अपनी मर्जी से एक लिखित सहमति देता है। ये किसी भी ट्रायल का सबसे मुख्य नैतिक कर्तव्य है, जो इंसानों की सुरक्षा की गारंटी देता है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। क्लिनिकल ट्रायल के इन 4 चरणों को घोट कर पी जाइए। चरण 1 में सिर्फ 20 से 100 स्वस्थ लोगों को लिया जाता है, क्योंकि यहाँ हमारा प्राथमिक लक्ष्य सिर्फ दवा की सुरक्षा जांचना है। लेकिन चरण 3 तक आते आते हमें 1000 से भी ज्यादा मरीजों की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि हमें बड़े पैमाने पर पक्के तौर पर साबित करना होता है कि दवा सच में असरदार है या नहीं। और चरण 4 तब होता है जब दवा आम जनता के लिए मार्केट में आ जाती है। भारत में इन सारे ट्रायल्स पर नजर कौन रखता है? स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत काम करने वाली संस्था
CDSCO 2019 में जो नए क्लिनिकल ट्रायल नियम आए थे, उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को बहुत तेज और पारदर्शी बना दिया है। इसका एक सबसे बेहतरीन फायदा ये हुआ है कि अब भारत में अकादमिक क्लिनिकल परीक्षणों को भी अनुमति मिल गई है, जिससे हमारे मेडिकल कॉलेजों में नई रिसर्च को बहुत बढ़ावा मिल रहा है। और हाँ, अगर ट्रायल के दौरान किसी को कुछ हो जाता है तो उसे अनिवार्य रूप से मुआवजा भी देना ही होगा। भाग 4 दवा अनुमोदन की प्रक्रियाएं, यानी एक मॉलिक्यूल आखिर बाजार में बिकने वाली दवा कैसे बनता है। एक फार्मेसी स्टूडेंट होने के नाते आपको एनडीए और एएनडीए के बीच का फर्क बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। देखिए, जब कोई कंपनी एक बिल्कुल नई दवा बनाती है तो उसे एनडीए जमा करना होता है, जिसमें जानवरों और इंसानों पर किए गए सालों के टेस्ट्स का पूरा कच्चा चिट्ठा होता है। लेकिन जब उस दवा का पेटेंट खत्म हो जाता है और कोई दूसरी कंपनी उसकी जेनेरिक कॉपी बनाना चाहती है तो उसे एएनडीए जमा करना होता है। एएनडीए बहुत तेज और सस्ता होता है क्योंकि इसमें आपको दोबारा इंसानों पर बड़े क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं करने पड़ते। आपको बस ये साबित करना होता है कि आपकी जेनेरिक दवा भी ओरिजिनल दवा के बिल्कुल समान असर दिखाती है, जिसे हम बायो इक्विवेलेंस कहते हैं। अच्छा, आप सबसे मेरा एक सवाल है, क्या आपने आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण यानी ईयूए के बारे में सुना है? एग्जाम्स में आजकल ये बहुत पूछा जा रहा है। चलिए इसे समझते हैं। सोचिए, जब कोई बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आती है तो हम एक दवा के लिए 15 साल इंतजार नहीं कर सकते हैं ना। जब बीमारी जानलेवा हो, कोई दूसरा विकल्प मौजूद ना हो और दवा के संभावित फायदे उसके जोखिमों से कहीं ज्यादा लग रहे हों, तब सरकार ईयूए यानी इमरजेंसी अप्रूवल दे देती है। इसका सबसे सटीक और रियल लाइफ उदाहरण हमारी कोविड-19 वैक्सीन्स हैं, जिन्हें रातों रात इसी नियम के तहत मंजूरी दी गई थी ताकि लाखों जानें बचाई जा सकें। आगे बढ़ते हैं भाग 5 पर, ब्रांड बनाम जेनेरिक दवाएं। चलिए मेडिकल स्टोर की शेल्फ पर चलते हैं। जब दवा बाजार में आती है तो हमारे पास 2 विकल्प होते हैं, ब्रांडेड और जेनेरिक। ब्रांडेड दवाएं वो होती हैं जिन्हें खोजने वाली कंपनी पेटेंट के साथ बेचती है। ये जाहिर तौर पर महंगी होती हैं, जैसे कि बुखार के लिए क्रोसिन या शुगर के लिए ग्लाइकोमेट या दर्द के लिए वोवेरान। लेकिन जब उनका पेटेंट खत्म हो जाता है तो वही फॉर्मूला दूसरी कंपनियां भी बना सकती हैं। ये हैं जेनेरिक दवाएं, जो अपने केमिकल नाम से बिकती हैं, जैसे पैरासिटामोल, मेटफॉर्मिन या डिक्लोफेनाक। और मैं आपको पूरे यकीन से बता दूं, एक जेनेरिक दवा आपके शरीर में बिल्कुल वैसा ही असर करती है जैसा कि एक महंगी ब्रांडेड दवा, बस आपकी जेब का खर्चा बच जाता है। और अब हमारा आखिरी और छठा भाग, पेटेंट और बौद्धिक संपदा, नवाचार यानी इनोवेशन को कैसे सुरक्षित रखा जाता है। एक बात सोचिए, कोई भी फार्मा कंपनी एक नई दवा खोजने में 15 साल और करोड़ों रुपए क्यों लगाएगी? वो ऐसा तभी करेगी जब उसे पता हो कि उसका आविष्कार सुरक्षित रहेगा। इसी सुरक्षा को हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। फार्मेसी में इसके 4 मुख्य रूप हैं। पेटेंट, जो आपके असली केमिकल फॉर्मूला या आविष्कार को बचाता है। ट्रेडमार्क, जो कंपनी के ब्रांड नाम या लोगो को सुरक्षित करता है। कॉपीराइट, जो दवा के साथ आने वाले लिटरेचर या कलात्मक काम को बचाता है। और डिजाइन, जो उस दवा के बाहरी रूपरंग और पैकेजिंग की रक्षा करता है। भारत में पेटेंट हासिल करने के 3 बहुत ही सख्त नियम हैं। पहला है नवीनता, यानी आपकी दवा पूरी दुनिया में बिल्कुल नई होनी चाहिए। दूसरा है आविष्कारशील कदम, यानी इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए जो किसी आम वैज्ञानिक के लिए एकदम से स्पष्ट ना हो। और तीसरा औद्योगिक प्रयोज्यता, यानी उस दवा का फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर उत्पादन और इस्तेमाल संभव हो। जब आप ये तीनों शर्तें पूरी करते हैं तो आपको 20 साल का एकाधिकार मिलता है। यही 20 साल की मोनोपोली कंपनियों को नई दवाएं बनाने और रिसर्च में पैसा लगाने के लिए प्रेरित करती हैं। तो दोस्तों, एग्जाम हॉल में कदम रखने से पहले ये है हमारी फाइनल क्विक रिवीजन चेकलिस्ट। बस इतना याद रखिएगा, BCS सिस्टम घुलनशीलता और पारगम्यता पर खेलता है। नई दवा के लिए एनडीए और जेनेरिक के लिए एएनडीए भरा जाता है। क्लिनिकल ट्रायल के चारों चरण इंसान की सुरक्षा पक्की करते हैं और अंत में एक नया आविष्कार 20 सालों तक पेटेंट द्वारा सुरक्षित रहता है। इस रिवीजन मास्टर क्लास को खत्म करने से पहले मैं आपको एक गहरी सोच में छोड़कर जाना चाहता हूँ। जरा सोचिए, यदि पेटेंट से कंपनियों को 20 साल तक मुनाफा कमाने का मौका ही नहीं मिलता तो क्या वो कभी नई दवाएं खोजती? और अगर नई दवाएं खोजी ही नहीं जाती तो क्या आज हमारे मेडिकल स्टोर्स पर सस्ती और जीवन रक्षक जेनेरिक दवाएं मौजूद होती? बौद्धिक संपदा और इंसान की सेहत के बीच का ये रिश्ता बहुत ही जटिल है। खैर, इसी विचार के साथ मैं आपको आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मास्टर क्लास आपके लिए मददगार साबित हुआ होगा। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और एग्जाम्स में धूम मचा दीजिए।